हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट सी पार्ट, जिसे हमने पढ़ना है। इसके अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सिविक्स एट डिफरेंट लेवल्स, विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो आज हमने नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर बात करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि लक्ष्य क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले बच्चों आपको नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य पढ़ाने से पहले लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूँगी कि लक्ष्य किसे कहते हैं और उद्देश्य किसे कहते हैं। अब आप लोग बीएड विद्यार्थी हैं तो बहुत बार आपको काफ़ी टीचर्स ने ये उदाहरण दिए होंगे कि जैसे आपने बीएड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में लगना है, आपको सरकारी अध्यापक लगना है, अध्यापिका बनना है सरकारी, तो इसका मतलब आपका वो लक्ष्य है। लक्ष्य व्यापक होता है, बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे आपके टारगेट तक पहुँचने के लिए, आपके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपके छोटे छोटे कई उद्देश्य होते हैं जिन्हें आपको पूर्ण करना होता है या जिन्हें आपने अचीव करना होता है, प्राप्त करना होता है। वे होते हैं आपके उद्देश्य। जैसे अगर सरकारी टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर लगना है हमने, तो उससे हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि क्या है, हमें जो थर्ड ग्रेड का अगर पेपर देना है यानी रीट का पेपर देना है तो उसके लिए हमारी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए लेवल सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए वो एलिजिबिलिटी गेन करना, वो योग्यता प्राप्त करना आपका उद्देश्य है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका एक उद्देश्य बीएड करना, उसको कर रहे हैं। तो आपका गवर्नमेंट जॉब लगना आपका लक्ष्य है और इसके लिए जो आप एलिजिबिलिटी गेन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, वो आपका उद्देश्य है। तो लक्ष्य बड़ा होता है, टारगेट जो है वो काफ़ी यानी दूरगामी भी होता है, टाइम लगता है उसको अचीव करने में, और उद्देश्य छोटे छोटे होते हैं। तो अगर इस तरह से आपको इस एग्जाम्पल से ये चीज़ें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया है तो आगे इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए इसमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक साइड पे लक्ष्य लिखे हैं, एक साइड पे उद्देश्य लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं लक्ष्यों की बात करती हूँ, पढ़ना शुरू करते हैं हम इसे। लक्ष्यों का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है, अधिक व्यापक है, मतलब व्यापक होता है। मैंने अभी बताया कि लक्ष्य क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो लक्ष्यों का जो क्षेत्र है यानी जिसमें हमें काम करना है, जितना उस पर एफर्ट लगाना है, वो ज़्यादा होता है। और इसकी तुलना में अगर देखते हैं तो उद्देश्यों का क्षेत्र सीमित है, उद्देश्य छोटे होते हैं। अभी बताया मैंने। लक्ष्य क्या है, एक सामान्य कथन के रूप में होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, और उद्देश्य विशिष्ट कथन होते हैं। वो सामान्य कथन होते हैं और ये विशिष्ट कथन होते हैं। लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देते हैं पर निर्देश नहीं देते। बात समझ में आ रही है? लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देते हैं पर निर्देश नहीं देते। मतलब क्या हुआ बच्चों इसका, कि हमारा जो टारगेट होता है वो हमारे लिए एकदम क्लियर होता है, हम सभी जानते हैं, हमें पता होता है हमें क्या करना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है। लेकिन ये हमें कोई निर्देश तो नहीं देता, ये तो नहीं बताता है कि भाई तुम सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तुम्हें बदलाव की ज़रूरत है, तुमने गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता। लक्ष्य अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा रहता है, तुम चल करके उसके पास जाओगे। यानी वो स्पष्ट तो होता है, वो दिखाई तो देता है कि ठीक है वहाँ तक पहुँचना है हमने, लेकिन वो कोई गाइडेंस नहीं देता। उद्देश्य स्पष्ट होते हैं और दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन भी देते हैं। क्योंकि बच्चों उद्देश्य छोटे होते हैं तो टाइम टू टाइम इनका अगर मूल्यांकन किया जाए तो हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या हम सही ट्रैक पे हैं या हमें बदलाव की ज़रूरत है। तो लक्ष्य हमें कोई गाइडेंस नहीं देते, कोई दिशा निर्देश नहीं देते, जबकि उद्देश्य स्पष्ट भी होते हैं लक्ष्यों की तरह और साथ में ही हमें दिशा निर्देश भी देते हैं। अब है लक्ष्य उच्च आदर्शवादिता एवं दर्शन पर आधारित होते हैं। उच्च आदर्शवादिता की बात कहाँ मतलब आ गई, कैसे आ गई इसमें? आदर्श, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको जीवन में बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं, अपने सिद्धांत बनाने पड़ते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए।
तो ये आदर्शवादिता की बात करता है कि भाई अगर मुझे पाना है, अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको अपने आदर्शों पे चलना ही होगा, जो नियम बनाए हैं उनकी पालना करनी ही होगी, जो सिद्धांत आपने बनाए हैं उन पर आपको चलना ही होगा। और उद्देश्य क्या करते हैं? उद्देश्य व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं। व्यवहारिकता का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम इनको व्यवहारिक जीवन में लेकर के चलते हैं। अगर बदलाव की ज़रूरत आए, आपको लगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आप इनमें बदलाव भी ला सकते हो। उद्देश्य आदर्शों की बात करते हैं, और आदर्श कभी चेंज नहीं होते, नियम कभी चेंज नहीं होते, सिद्धांत कभी चेंज नहीं होते। आपने देखा होगा हमारे जीवन के बहुत सारे मूल्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन जीने का एक तरीका होता है, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, वो उन्हीं को आजीवन फॉलो करता है। तो लक्ष्य आदर्शवादिता की बात करते हैं, जबकि उद्देश्य व्यवहारिकता की बात करते हैं। व्यवहारिकता मतलब जब सही नहीं लगा कि अच्छा ठीक है ऐसा नहीं हो रहा तो चलो चेंज कर लेते हैं, ये होता है व्यवहारिकता। तो उद्देश्य टाइम आने पर या हमें ज़रूरत महसूस होने पर हम उसको चेंज कर सकते हैं। लक्ष्य सैद्धांतिक होते हैं, उद्देश्य वास्तविक होते हैं। तो ये 4th और 5th पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने दोनों ही आपको बता दिए। लक्ष्य सैद्धांतिकता की बात करते हैं क्योंकि वो आदर्शों की बात करते हैं, क्योंकि वो नियमों की बात करते हैं, क्योंकि वो सिद्धांतों की बात करते हैं। तो इसी को तो सिद्धांतिकता कहते हैं। सिद्धांतों की बात कर ली मतलब सैद्धांतिक होना। और उद्देश्य जो है वो वास्तविक और व्यवहारिक होते हैं। वास्तविक मतलब हमें दिख रहा है कि सही नहीं हो रहा तो चेंज कर लो, सही हो रहा है तो कंटिन्यू करो। तो वास्तविक भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। चलिए ये अंतर हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए हमारे पास क्या है, तो आगे लिखा है लक्ष्यों के निर्धारण का आधार संपूर्ण समाज, राष्ट्र एवं समाज होता है। यानी हमारे जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं वो हमारा जो आसपास का समाज है, जो हमारा राष्ट्र है, उस पर आधारित होते हैं। तो इसको ऐसे ही समझ लो, आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आप लोगों ने गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो क्यों बनना है? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वहाँ पे इस जॉब को एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। ठीक है, तो हमारा समाज इस जॉब को एक बहुत ही उच्च और अच्छे नज़रिए से देखता है, इसीलिए आपने ये इसको चूज़ किया होगा। अगर हमारे राष्ट्र या हमारे समाज में इस जॉब को अच्छा नहीं माना जाता तो क्या आप ये लक्ष्य निर्धारित करते? बिल्कुल भी ना करते। तो जो टारगेट्स होते हैं जिन्हें हमें अचीव करना होता है वो हमारे चारों ओर के वातावरण, हमारे चारों ओर के समाज, हमारे राष्ट्र पर निर्भर करते हैं। उनका निर्धारण जो है समाज पे निर्भर करता है। जैसे अभी समाज की बात बताती हूँ, मैंने कई बार बता दिया आपको पहले भी कि समाज की जो शुरुआत है वो व्यक्ति से होती है और प्रथम इकाई परिवार होता है। अगर आपने ये डिसीजन लिया कि आपने गवर्नमेंट टीचर लगना है तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी से प्रभावित जरूर हुए होंगे। आप अपनी फैमिली में ही हुए होंगे। सबसे पहले शुरुआत आपकी घर से हुई होगी, आपके मम्मा हैं, आपके पापा हैं, जॉब में होंगे, और इसके अलावा आपके कोई भी फैमिली में रिलेशन में कोई होगा, या आपके आसपास का कोई व्यक्ति, आपका कोई टीचर जिसने बहुत मेहनत की और आज उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, वो गवर्नमेंट जॉब में लग गया, बहुत अच्छी पोस्ट पे लग गया। तो हम जब टारगेट डिसाइड करते हैं ना तो उसमें हमारा समाज जो है आसपास का, जिस समाज की शुरुआत परिवार से होती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं वो पूरी तरह से उनका जो बेस है वो हमारे राष्ट्र एवं समाज से संबंधित होता है। अब उद्देश्यों की बात करते हैं। तो उद्देश्यों के निर्धारण का आधार विषय वस्तु, अध्यापक एवं विद्यार्थी होता है। क्योंकि उद्देश्य बच्चों छोटे होते हैं लक्ष्यों से, तो उद्देश्यों का निर्धारण कौन करेगा? उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे विषय वस्तु, जो कंटेंट है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो अध्यापक है वो, जो विद्यार्थी है वो। तो ये है तीनों ही तो क्लास के मेन हिस्से हैं। तो उद्देश्यों का निर्धारण इन तीनों से होगा, और लक्ष्यों का निर्धारण जो आसपास वातावरण दिखाई दे रहा है उससे होगा। और आप इन लक्ष्य और उद्देश्यों को जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वैसे तो मैं हर क्लास में ही आपको बताती हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने आप को एक टीचर मानना है और ये गैस करना है, ये माइंड में लेकर के चलना है कि हम एक बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। तो आप अपने आप को एक शिक्षक फील करें और बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बालक को केंद्र में रखें। और ये बात किसके लिए हो रही है? एज अ शिक्षक आप बच्चे के बारे में कर रहे हैं। ठीक है,
फिर देखिए लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक समय व अवधि की आवश्यकता होती है। अभी मैंने ये बताया जिनका क्षेत्र व्यापक है तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा उद्देश्यों की प्राप्ति में तुलनात्मक दृष्टि से समय कम लगेगा, ठीक है। फिर लक्ष्यों की प्राप्ति एक कठिन व लंबी जटिल प्रक्रिया है। हाँ, तो कठिन है, लंबी प्रक्रिया है। अब आप सोचो, अभी आप एलिजिबिलिटी ले रहे हो, फिर आप पेपर दोगे, फिर आप पास आउट होगे, फिर आप गवर्नमेंट टीचर लगोगे, तो फिर लंबी तो है ही ना प्रक्रिया। तो जो टारगेट्स होते हैं, जो एम्स होते हैं, वो बहुत दूरगामी होते हैं, वो बहुत ही एक लंबी और कठिन प्रोसेस वाले होते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक सरल एवं छोटी सीमित प्रक्रिया है। अब ये पता था भाई, अगर गवर्नमेंट टीचर लगना है तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब लगना, उसके लिए उद्देश्य है बीएड करना। तो बीएड का तो पता ही था भाई, इसमें 2 साल लगेंगे, तो कहीं ना कहीं अवधि जो है सीमित है। बट लक्ष्य की अगर बात करूं तो ये लंबी अवधि वाले हैं। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो, बट क्या ये गारंटी है कि आफ्टर बीएड, आप बीए कर चुके हो, आफ्टर बीएड कंप्लीट होने के बाद आप रीट की परीक्षा देंगे और आपका चयन हो जाएगा? नहीं ना, अभी हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है ना। तो इसका मतलब कितना भी टाइम लग सकता है। तो लक्ष्य अपनी प्राप्ति में एक बड़ी प्रोसेस की बात करते हैं। एक कठिन प्रोसेस होती है इसकी, एक लंबी प्रोसेस होती है, एक जटिल प्रोसेस होती है। और उद्देश्यों की प्राप्ति सरल होती है, छोटी होती है और सीमित समय में हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, लक्ष्यों का निर्धारण एक निश्चित अवधि हेतु किया जाता है, जैसे प्राइमरी स्तर, माध्यमिक स्तर। तो ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये जो स्तरों की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर जब भी कोई विषय वस्तु पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो उसके उद्देश्य अलग होते हैं। और जब माध्यमिक स्तर पर वही विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, तो उसके जो स्केल होते हैं वो अलग होते हैं। अब आप अपने सब्जेक्ट को ही देख लो, सिविक्स को अगर एक 6th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है तो किस नज़रिए से पढ़ाया जाता है, और एक 9th क्लास में अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वो राजनीति विज्ञान का रूप ले चुका होता है। और 6th क्लास में बच्चा नॉर्मल अधिकार, कर्तव्य, ये सब पढ़ता है कि हमारे पास कौन से राइट्स हैं, हमारी कौन सी ड्यूटीज़ है, यही सब कुछ पढ़ता है बच्चा। तो अंतर आ गया ना। और उसके भी ऊपर जाते हैं, जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में वो हमें मिल जाता है। जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक अलग लेवल है। तो लक्ष्यों का निर्धारण एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, और फिर इसके अलावा अगर इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है, कुछ लगता है कि ये ऐसा सही नहीं है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो बच्चों बदलाव भी लाया जाता है। फिर देखिए, उद्देश्यों का निर्धारण एक विषय, एक कालांश अथवा एक पाठ हेतु किया जाता है। अब आप ना इसको कैसे समझो, इस पॉइंट को ऐसे समझ लो, आप लोग पाठ योजना बनाते थे ना, और बनाते हो तो कह नहीं सकती ना, अभी तो कोरोना के चक्कर में हम सभी घर पे बैठे हैं तो बना ही नहीं रहे हो, बट आपने सीखा है ना पाठ योजना को बनाना। मानना कि इस साल आपने अभी जो नया वाला था आपका पैटर्न, वहाँ पे आप नहीं पहुँचे हो टीचिंग के अंदर दूसरे सब्जेक्ट में, लेकिन पिछले साल जो पहला सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपने टीचिंग सब्जेक्ट पहला जो पढ़ा है, उसके अंदर भी आपने लेसन प्लान बनाया, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के थे। तो वहाँ पे जो आपने लेसन प्लान बनाया है ना, तो उसके अंदर तुम क्या करते थे, आप लोग वहाँ पे अपने उद्देश्य बनाते थे। और उद्देश्य जैसे ज्ञान, अवबोध, याद आ रहा होगा कुछ, है ना, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिवृत्ति, अभिरुचि, ये सब आप वहाँ पे उद्देश्य लिखते थे, और सामने आप लिखते थे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रख के चलो। तो उद्देश्य आप कितने टाइम के लिए बनाते थे, अपनी एक पाठ योजना के लिए, आपके अपने एक लेसन के लिए बनाते थे। तो उद्देश्य क्या होते हैं, किसी एक विषय, एक कालांश अथवा एक पाठ के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लक्ष्यों की प्राप्ति विभिन्न विषयों के माध्यम से सम्मिलित रूप में की जाती है। ठीक है, सारे विषय सम्मिलित होते हैं। आपने गवर्नमेंट जॉब लगना है, आपका लक्ष्य है ये, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, बल्कि आपको क्या करना है, कंबाइंड रूप में पूरा जितना भी बीएड के अंदर जितने भी पेपर लगे हैं उनको समान रूप से टाइम देना है। तो विभिन्न विषय, जितने भी विषय लगे हुए हैं, उनकी पूरी की पूरी आपने तैयारी करनी है। और इसको ऐसे भी समझ लो, जब आप रीट की परीक्षा देंगे तो वहाँ पे भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं होगी जहाँ पे आप जॉब में लग जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हिंदी भी पढ़नी है वहाँ पर, यानी 2 लैंग्वेज पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, फिर उसके अलावा आपने एसएसटी या फिर मैथ्स साइंस
ये जो चॉइस करनी होती है। तो आप सिविक्स आपके पास है तो इसका मतलब आप एसएसटी वाले फील्ड में जाओगे, 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे। तो वहाँ पे जब हमें किसी लक्ष्य की पूर्ति करनी होती है तो हम किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि वहाँ पे विभिन्न विषयों के माध्यम से हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। और उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्येक विषय, कालांश अथवा पाठ के माध्यम से अलग अलग की जाती है, क्योंकि उद्देश्यों में हम ऐसे कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक विषय की बात कर रहे हैं, तो ये सब अलग चलेगा। फिर देखिए, लक्ष्यों में परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होती है या कम होती है। तो लक्ष्य ऐसे नहीं कि आज सही नहीं लगा तो कल चेंज कर लो, नहीं, बहुत ही सोच समझ करके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और बार बार चेंज नहीं किए जाते। उद्देश्यों में परिवर्तन विद्यार्थियों की योग्यता एवं आवश्यकता को देखते हुए शीघ्रता से करना संभव है। तो बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया था, अगर लगता है कि कुछ नहीं अचीव हो पा रहा उद्देश्य में, कुछ उद्देश्यों को जो हमें प्राप्त करना है तो उसके तरीके में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, तो फिर ले आओ परिवर्तन, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन लक्ष्य ऐसे नहीं है कि भाई पहले डिसाइड कर लिया, 2-3 महीने उस पर काम कर लिया और अब जो है आप पीछे हट जाओ, तो थोड़ा मुश्किल होता। कई बार बच्चे आपके सामने ऐसा करते भी होंगे, आपने देखा होगा ऐसा होते हुए। बच्चे +1 कर लेते हैं, ठीक है, लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेडिकल ले लिया, +1 में पढ़ा, +1 में ये देखा कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेडिकल का, तब बच्चे क्या डिसाइड करते हैं कि अब मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है। जब +2 में उसको होना था तो वो क्या करता है, वापस से +1 क्लास में जाता है और फिर वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेता है और कॉमर्स ले लेता है। जब वो कॉमर्स जा कर के पढ़ना शुरू करता है तो वहाँ पे 1 साल पढ़ने के बाद उसको ये लगता है कि मुझे डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा हूँ, तो चलो अब नेक्स्ट टाइम वो आर्ट्स में बैठता है। अच्छा, इतना कब तक करेगा? ऐसा करने के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मन चाहिए। अब जब वो तीसरी बार वहाँ पे 11th क्लास की आर्ट्स की क्लास में बैठा है, 11th तीसरी बार कर रहा है, तो बच्चों उसके साथ के जो स्टूडेंट थे वो कॉलेज में पहुँच गए हैं, +1 हो गई, +2 हो गई और कॉलेज में पहुँच गए हैं, और वो उनसे 2 साल पीछे रह गया। तो लक्ष्य सोच समझ कर डिसाइड किए जाते हैं और उनमें जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो धीमी होती है या फिर सोच लो बहुत ही कम होती है। और उद्देश्यों में परिवर्तन विद्यार्थियों की योग्यता एवं आवश्यकता को देखते हुए शीघ्रता से करना संभव है। उद्देश्यों को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि उद्देश्य बहुत छोटे छोटे होते हैं, रोज की पढ़ाई से संबंधित भी हो सकते हैं। तो आपको मैंने सबसे सरल तरीका जो बता दिया, सबसे सरल उदाहरण दे दिया कि आप इसको ऐसे याद कर लो कि एक टीचर डेली लेसन बनाएगा ना, तो वो उद्देश्य है कि आज जाना है क्लास में, तो ये उद्देश्य पूर्ण करना ही करना है। जैसे मैंने आज इस वीडियो में आपको लक्ष्य उद्देश्यों में अंतर करवाना था ना, तो ये मेरा उद्देश्य है। आप इसको ये मत समझना कि ये मेरा एम है, लक्ष्य है, नहीं, ये मेरा एम नहीं है। मेरा एम बहुत बड़ा होगा आपके बारे में अगर इस सिविक्स, क्योंकि मुझे क्या करना है, सिविक्स के अंतर्गत पूरा सिलेबस कराना है आपको। तो ये जो 5 यूनिट मैंने आपको करानी है वो है लक्ष्य। आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मैं अच्छा पढ़ाऊँ, ये है लक्ष्य। लेकिन उसमें मुझे आज ये जो टॉपिक कराना है, मैंने आपको अंतर बताना है लक्ष्य और उद्देश्य में, ये मेरा उद्देश्य है। और उद्देश्य छोटे होते हैं इसलिए इनको चेंज भी किया जा सकता है। अब मुझे लगता है अब ये जो लाइव आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, लक्ष्य उद्देश्यों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो बिल्कुल सही है, स्थायी होते हैं, रोज रोज चेंज नहीं होते, इसीलिए इनमें स्थायित्व होता है। फिर देखिए, उद्देश्य लक्ष्यों की तुलना में परिवर्तनशील होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल परिवर्तनशील है, परिवर्तन होने योग्य है, परिवर्तनीय है, अगर ज़रूरत है तो चेंज कर लो। अब जैसे यही था ना कि भाई अब मैंने आपको बताया मेरा लक्ष्य है आपको पूरा सिलेबस कराना है सिविक्स का, प्लस इसके साथ आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, पूरा साल आपको 5 यूनिट पढ़ानी है मैंने। तो ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा लक्ष्य है। आज का टॉपिक मेरा उद्देश्य था कि आज मैंने ये वाला टॉपिक कराना है। तो अगर मुझे ये लगता है कि आज ये टॉपिक नहीं बन पाया तो मैं क्या करूँगी, मैं कोई और टॉपिक उठा लूँगी ना। तो उद्देश्य क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन लक्ष्य परिवर्तनशील नहीं होते। लक्ष्यों का मापन लंबी अवधि के पश्चात होता है, बिल्कुल सही। जैसे वार्षिक परीक्षा ली जाती है तब लक्ष्यों का वो होता है, लक्ष्यों को हम चेक करते हैं, उसका मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि कितने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या लक्ष्यों की प्राप्ति हुई भी कि नहीं हुई। जैसे मैंने कहा मेरा लक्ष्य है आपको 5 यूनिट कराना, जब मैं 5 यूनिट कंप्लीट करा दूंगी तो उसके बाद जो वार्षिक परीक्षा होगी जिसके अंदर आपके 5 यूनिट आएंगी तो उसका मापन हो जाएगा ना। तो एक लंबी अवधि के बाद होगा, यानी पूरा साल मैं आपको पढ़ाऊंगी और उसके बाद उसका मेजरमेंट होगा, उसके बाद उसका मापन होगा। फिर उद्देश्यों का मापन कालांश के पश्चात अथवा एक पाठ की समाप्ति पर करना संभव है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैंने ये टॉपिक करा दिया आपको, तो ये उद्देश्य था मेरा
सिविक्स के अंतर्गत आपको ये टॉपिक कराया, ये उद्देश्य है, 5 यूनिट करानी है, ये लक्ष्य है। तो अब ये अगर आप मुझसे भी डायरेक्ट जुड़े हुए हों, चाहे हम ऑफलाइन क्लास में या वैसे जैसे पहले जूम पे पढ़ते थे, तो मैं ये टॉपिक कराने के बाद जैसे आपसे पहले प्रश्न पूछती थी कि बताओ मैंने अभी क्या बताया, तो वो क्या था, मैं साथ के साथ उसका मूल्यांकन भी कर लेती थी, उसका मापन भी कर लेती थी, भाई उद्देश्य कितने प्राप्त हुए, यानी मैंने जो पढ़ाया वो तुम्हें कितना समझ में आया है। तो उद्देश्यों का मापन कालांश के पश्चात और पाठ की समाप्ति पर किया जा सकता है। फिर कई बार निर्धारित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति नहीं होती। अभी मैंने ये बताया, कोई गारंटी नहीं है कि सारे के सारे पहली बार में रीट की परीक्षा देंगे और अपना एम जो है, अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। कोई 100% यहाँ गारंटी नहीं है, लेकिन निर्धारित उद्देश्यों की 100% प्राप्ति होना संभव है। अब आप यहाँ पे आपसे भी परे आ जाती हूँ, अपने पे लेकर के ये बात बताती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैंने 5 यूनिट करानी है आपको, मैंने सिविक्स का पूरा सिलेबस कराना है, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन कल किसी ने नहीं देखा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं पता ना, तो ये लक्ष्य है मेरा, पता नहीं 100% ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। तो लक्ष्यों की जो प्राप्ति है, जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उनकी 100% प्राप्ति नहीं भी हो पाती कई बार। लेकिन उद्देश्य क्या था, ये टॉपिक कराना, तो करा दिया, हो गया कंप्लीट। तो उद्देश्यों की 100% प्राप्ति होना कहीं ना कहीं संभव है, किसकी तुलना में, लक्ष्यों की तुलना में। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स थे हमारे लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर दिखाने वाले पॉइंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर पता चल गए होंगे। मैंने अपने जीवन के, इवन यहाँ तक कि एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, आपके एक व्याख्याता होने के नाते मेरा एम क्या है सिविक्स पढ़ाने का, और इसके अलावा मेरा उद्देश्य क्या था, तो ये भी बता दिया, आप पे भी अप्लाई करके बता दिया। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है उसमें ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि आप लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर पढ़ें। वहाँ दिया हुआ है कि हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ठीक है, किस चीज़ के, सिविक्स टीचिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और डिफरेंट लेवल्स पे देखने हैं। प्राइमरी स्केल पे कौन से सिविक्स शिक्षण के, यानी सिविक्स टीचिंग के क्या वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या एम्स होते हैं। फिर सेकेंडरी लेवल पर जाएंगे, इसके बाद वहाँ देखेंगे कि सिविक्स टीचिंग के क्या एम्स और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं हो कि एम्स किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं, तो हम करें कैसे, हम समझें कैसे उसको। तो इसके लिए हमें बेस तो बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको आज की क्लास में मैंने आपका बेस तैयार कर दिया है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।